हेलो बच्चों, अब देखने वाले हैं हम जो लास्ट वीडियो में मतलब हमने कॉन्सेप्ट देखा था उसी से आगे का पार्ट मैं अब यहाँ से कंटिन्यू करने वाला हूँ। आपने कॉन्सेप्ट नंबर 1 अच्छे से समझ लिया है और अब मैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 और कॉन्सेप्ट नंबर 3 आपको समझाने वाला हूँ। इसमें बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हालांकि इसका पूरा नाम यही है और इसका फॉर्मूला मैंने नीचे लिखा हुआ है। इसकी शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया है OPBWCC। OPBWCC। अब बार बार इतनी बड़ी स्टेटमेंट तो हम बोल नहीं सकते, तो इसलिए मैंने लिख दिया है OPBWCC, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, कॉन्सेप्ट नंबर 1 का सहारा लेना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1 में हमने क्या सीखा है निकालना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। याद आया कुछ? सबसे पहले आपको उसी को लिखना पड़ेगा, फिर उसके नीचे एक हेड डालना पड़ेगा जिसमें सारे आइटम्स ऐड होंगे। नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंस, यानी कि ऐड करने आपको नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। अभी नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस कौन से? देखो एक्सपेंसेस सीधा सीधा आपको समझ आ रहा है, खर्चे। अब नॉन ऑपरेटिंग यानी कि जो आपके मेन काम से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं हो उन्हें हम कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बात समझ आ गई? क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग मैंने आपको समझा रखा है पहले। फिर आता है नॉन कैश एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जिनको होने से आपकी जेब से कैश ना निकले, उन्हें हम कहते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस। अब देखो मैंने इसमें ना यहाँ लिस्ट बना रखी है पूरी की पूरी, एक एक करके देखेंगे। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर का अमाउंट हमने यहाँ लिख दिया। अब एक बात बताओ आप, छोटी सी डेप्ट, जब हम कोई मशीन लेकर आते हैं और उसे हम चलाते हैं तो उसकी वैल्यू में गिरावट आती है, यानी कि डेप्रिसिएशन लगता है। तो क्या उस डेप्ट के लगने से हमारी जेब से पैसे निकल रहे हैं? नहीं निकल रहे। वो तो हमने एक बार मशीन ले ली, अब धीरे 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 उसकी मशीन की वैल्यू में गिरावट आती रहेगी, डेप्ट लगता रहेगा, लेकिन ये एक्सपेंस होता है नॉन कैश एक्सपेंस में आता है। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। अब देखो जब हम मार्केट में डिबेंचर इशू करते हैं तो डिबेंचर होल्डर डिबेंचर्स को खरीद कर ले जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हमें उन डिबेंचर्स का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो ये क्या हो गया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया। इस एक्सपेंस से हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा, मगर फिर भी हमारे लिए खर्चा हो रहा है क्योंकि हमने अपनी कंपनी को बनाने के लिए डिबेंचर इशू करे थे ताकि हमें पैसा मिले। अब उस पैसे की भरपाई करने के लिए हमें टाइम टू टाइम इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो ये इस कैटेगरी में आता है नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है। फिर आता है इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। जब हम कोई बाहर से लॉन्ग टर्म बोरो करते हैं तो हमें वहां पर भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है डिबेंचर्स पे। नेक्स्ट आता है इंटेंजिबल एसेट्स राइट ऑफ। जब हमारी इंटेंजिबल एसेट्स को हमें राइट ऑफ करना पड़ता है तो वो हो जाती है हमारी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट। इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं? जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, यानी कि जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, तो ये सब क्या है, कौन सी उसके पार्ट है? ये इंटेंजिबल एसेट्स के पार्ट है। फिर आता है बच्चों लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। भाई मेरी फॉर्म के अंदर बहुत सारी एसेट रखी हुई थी, मैंने जब उनको सेल करा मार्केट में ले जाकर तो क्या हुआ, मेरे को नुकसान हो गया। और जब नुकसान होता है वो कौन सी कैटेगरी का पार्ट है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट है। उस काम से, उस लॉस से मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कोई भी लेना देना नहीं था, ना ही उस चीज से मेरी फॉर्म चल रही थी। मैं तो छोटा सा ये काम कर रहा था, मान लो मेरा पढ़ाने का काम है और मैंने एसेट्स को सेल कर दिया और वहां पर मेरे को नुकसान हो गया, तो वो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं हुआ ना, तो वो एक अलग चीज हो गई। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। जब हमें लगता है कि हमारे डाउटफुल डेप्ट बढ़ते जा रहे हैं, मतलब जो बैड डेप्ट होने वाले हैं, उनका हम जब प्रोविजन बनाते हैं तो वो भी एक तरीका क्या है, हमारे लिए खर्चा ही तो है, लेकिन क्या वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेट करता है? नहीं करता, तो इसलिए वो आ जाता है हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। फिर जब इसके अलावा इतनी चीजें जो मेरे को याद थी वो तो मैंने लिखी दी हैं, और भी बहुत सी चीजें मैंने इसलिए एटसेट्रा लिखकर छोड़ दिया, आएगा क्वेश्चन में तो देख लेंगे। इन सारी चीजों को हम ऐड करेंगे और यहां बाहर निकाल देंगे। अब क्या होगा, जो ऊपर मेरा लिखा हुआ था NPBT, इसके अंदर हम इस अमाउंट को ऐड करते हैं। अब इतना करके छोड़ देंगे, खैर इसमें ऐड होगा, इतना करके छोड़ देंगे। अभी हम और आगे आते हैं। अब आ जाती है हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऐसी इनकम जो मेरी एक्टिविटी, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उससे जनरेट नहीं हो रही, वो किसी अनदर काम से जनरेट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल पहला पॉइंट आता है इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है और वहां से इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, अब इनकम हो रही है लेकिन नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हो रही है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम में। अगर कोई ऑपरेटिंग इनकम हो तो हम उस पॉइंट को यहाँ पर नहीं लिख सकते। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। हो सकता है मैंने शेयर ले रखे हैं किसी कंपनी के, तो हमें क्या हो रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो वो भी हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट है। रेंट
कोई जगह हमने अपनी रेंट पर दे रखी है, रेंट रिसीव हो रहा है, वो भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट हो गया। गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, वही अभी पीछे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैंने कोई एसेट सेल करी, वहां लॉस हुआ था या प्रॉफिट हो गया, तो ये प्रॉफिट जो है मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। और भी बहुत सी चीजें होती हैं जो क्वेश्चन में आएंगी, हम तभी के तभी देख लेंगे। इन सारी चीजों को ऐड करके हम यहां लिख लेते हैं, मगर इन दोनों को जो ऐड करने के बाद आएगा उसमें से हमें से माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करने के बाद जो एक्चुअल में आंसर बनेगा वो होगा मेरा OPBWCC। फुल फॉर्म क्या बताई थी मैंने आपको? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये था मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 2। बच्चों ये एक तरीके का फॉर्मूला है और इसी के मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं हम कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, क्या कैलकुलेट करना। देखो सिंपल सी चीज है, आपके दो मेथड है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। आपके दो मेथड है, एक है डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड। बट डायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम उसे पढ़ने भी नहीं वाले, हम पढ़ेंगे सीधा इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि आपको कॉन्सेप्ट नंबर 2 का सहारा लेना पड़ता है, जो आपने अभी OPBWCC निकालना सीखा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसको सबसे पहले लिखना पड़ेगा। उसी के अंदर हम जमा गुणा भाग सारी चीजें करेंगे और तभी हमें निकलकर लास्ट में आएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो सिंपल सी चीज है बच्चों, जब हम अपना कॉन्सेप्ट नंबर 2 हेडिंग में लिख लेते हैं तो हमें यहां पर देखना ये होता है कि जो जो चीजें हमारी, जो जो करंट लायबिलिटी हमारी बढ़ रही हैं और करंट एसेट हमारी घट रही हैं, उनको तो करेंगे हम यहां पर ऐड। मैंने क्या बोला, जितनी करंट लायबिलिटी बढ़ेगी और जितनी करंट एसेट घटेगी उसे तो हम करेंगे इसमें ऐड। अब करंट लायबिलिटी और करंट एसेट कौन कौन सी, जैसे ट्रेड पेबल क्या है, करंट लायबिलिटी। अगर देखा मैंने ये क्वेश्चन के अंदर पहले 10,000 थी, अब 20,000 हो गई, बढ़ गई है, तो मैं लिख दूंगा यहां पर प्रोविजन। पहले 5,000 था, अब 10,000 हो गया, लिख दूंगा यहां पर करंट लायबिलिटी, है ना। अदर करंट लायबिलिटी और इसके अलावा कोई करंट लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो भी उसे यहां लिख दूंगा मैं। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या होती है, करंट एसेट। अगर दिखा पहले 10,000 थी, अब 5,000 है, घट गई, तो लिख दूंगा यहां पर। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है, पहले 15,000 थे, अब 10,000 हो गए, लिख दूंगा यहां पर। नेक्स्ट अदर करंट एसेट, पहले कुछ और थी, अब कम आ रही है, तो भी यहां लिख देंगे उसको। इन सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे और बाहर निकाल देंगे इधर, बाद में करेंगे वो जमा गुणा जो भी होगी। फिर बात आती है बच्चों माइनस वाले आइटम्स की। तो माइनस पे आपको क्या ध्यान देना है कि जो हमारी करंट एसेट बढ़ रही है और जो करंट लायबिलिटी घट रही है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, करंट एसेट जो बढ़ रही है और करंट लायबिलिटी जो घट रही है, उन्हें हम इन कॉलम्स के अंदर डालेंगे, मतलब इस हेडिंग के नीचे नीचे लिखेंगे। जैसे कि ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स क्या है, मेरी करंट लायबिलिटी है, पहले थी 10,000 अब हो गई है 5,000, तो मुझे यहां लिखनी पड़ेगी। मतलब पहले ज्यादा थी अब कम हो गई है, तो मुझे यहां लिखनी पड़ेगी। अदर करंट लायबिलिटी, और भी कोई करंट लायबिलिटी है, पहले 20,000 थी, अब 10,000 हो गई, यानी कि घट गई, तो यहां लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल, अब ये क्या है, करंट एसेट है। अब ये कौन सी कंडीशन में लिखना है, बढ़ने की कंडीशन में। पहले 20,000 थे, 50,000 हो गए, तो मेरे को यहां लिखने पड़ेंगे। अगर होता पहले 50,000 हो जाते 20,000, तो वो ऊपर वाली कंडीशन में आते। समझ आ रही है आपको बात, सभी को समझ आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री यानी कि करंट एसेट है, करंट एसेट बढ़ेगी तो हमें यहां लिखनी है, यानी कि हो सकता है हमारी 1 लाख की इन्वेंट्री 2 लाख की हो गई हो, तो मेरे को यहां लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है अदर करंट एसेट, इसके अलावा भी कोई करंट एसेट है और वो बढ़ रही है, तो भी मेरे को इसी कॉलम के अंदर लिखना पड़ेगा, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। और बच्चों ये होगा इन दोनों के सम में से माइनस, दोनों को जोड़ने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस करेंगे, तो मेरा क्या निकल कर आएगा, कैश फ्रॉम ऑपरेशन। वो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी उसके ऑपरेशन से हमने कितना कैश निकाला, तो वो मेरा ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अभी यहाँ हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी टैक्स है, हमें जो भी टैक्स पे करना है वो इसमें से माइनस करना पड़ेगा। अगर गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर गिवन नहीं है टैक्स तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन अगर साइलेंट होता है तो प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर का लोगे, जो प्रीवियस ईयर का आपको प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन होगा तो आप उसे माइनस करोगे। समझ आ गई मेरी बात, अदरवाइज गिवन होगा, नहीं होगा तो मैंने आपको कंडीशन बता दिया है। फिर आपको ऐड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। मैंने बताई थी आपको कौन सी होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, जब मेरा लॉस हुआ था, गुड्स में आग लग गई थी और इंश्योरेंस कंपनी क्लेम लेकर पहुंची थी 150 रुपए, तो वो मेरी क्या थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। तो उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को मैं यहां क्या करूंगा बच्चों, ऐड कर दूंगा। समझ आ रही है बात। और जो मेरे गुड्स में आग लगने से नुकसान हुआ था वो क्या हो गई थी, मेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस हो गया था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस हो गया था, जो कभी कभी हो, जो बिल्कुल
100 की भीड़ में से एक अलग हो, ठीक है, उस एक्सपेंस को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर माइनस कर दूंगा। फिर क्या होगा, जब ये माइनस होगा लास्ट में मेरा जो आंसर बचेगा, बच्चों इसमें भी एक छोटी सी बात है, अगर कैश डैश डैश यहाँ पर मैंने डैश छोड़ा था, हालांकि मैंने पहले ही लिख दिया है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अगर ये डिपेंड किस पे करेगा कि मैं इन दोनों वर्ड में से कौन से यूज करने वाला हूँ, कैश फ्लो फ्रॉम यूज करने वाला हूँ या यूज्ड इन यूज करने वाला हूँ, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखने वाला हूँ या फिर कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखने वाला हूं। ये डिपेंड करेगा मेरे इस आंसर पे। अगर ये आता है पॉजिटिव तो बच्चों मैं यहां लिखूंगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अगर मेरा आंसर आता है यहां पर नेगेटिव तो मैं यहां लिखूंगा कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो बच्चों ये था मेरे इस पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का कॉन्सेप्ट, मैंने जो कि सबसे पहले आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी है। कॉन्सेप्ट की कोई भी वीडियो स्किप मत करना, सारी देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी की मैंने अलग बनाई है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड जो मैंने कॉन्सेप्ट की वीडियो बनाई है वो अलग बनाई है। इनको देखोगे, इनको समझोगे तो आप जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इस चैप्टर के नए क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए टाटा एंड बाय।